क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए कि कहा गया है कि इसे एपी में प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, प्रथम 17 पदों का योगफल आपका 289 है, तो उस श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है बहुत ही आसान। हम इसको भी देखते हैं कैसे हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम इसको समझेंगे। यहाँ देखिए, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर दी है तो उसका nवां पद क्या होगा यह भी आपको मालूम है, ठीक है ना। n पदों का योगफल भी क्या होता है यह भी आपको मालूम है। चलिए हम इसको करते हैं, तो हम इसको हल में करते हैं ना। माना किसी समांतर श्रेणी, ये सब के सब समांतर श्रेणी में दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर कितना है डी है, डी है, तब n पदों का योगफल क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 और यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल है, होता है ना। हमें क्या किया गया है, इसमें 7 पदों का योगफल दिया गया है जो कि 49 है, यानी कि n का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है, क्या दिया है n का मान 7 दिया है। तो उस कंडीशन में Sn का मान क्या हो जाएगा S7 और इसका मान कितना हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 7/2 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दूसरी शर्त अनुसार देखिए, जो इसमें दिया गया है दूसरी शर्त अनुसार प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, यानी कि S17 इक्वल टू 289 है, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा आपका 17 पदों का योगफल है ना, तो यह 17/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 16d, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 में इसको दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, या मैं इसको और सॉल्व इसको कर देता है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7×7 = 49 और ये होगा 7×2 = 14, ठीक है ना। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d, ठीक है ना। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो 17×17 = 289 और 17×2 = 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 बराबर a प्लस 8d। इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 बराबर a प्लस 3d होगा ना। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 और इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि Sn का मान ज्ञात करना है। तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ए और डी हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटाते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 17 में से 60 घटेगा, बचेगा आपका 10 और यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से क्या घटेगा 3, बचेगा आपका 5d और यहाँ से हो जाएगा d बराबर 2, ठीक है ना। जब आपने d बराबर 2 ज्ञात कर लिया तो d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से d का मान यहाँ इस नीचे कर देते हैं ना, चलेगा d का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा 7 और बराबर a प्लस d का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 3×9 = 6, यानी कि हो जाएगा a बराबर यहाँ से 1, ठीक है ना। e और d का मान हमें प्राप्त हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, Sn पदों का योगफल ज्ञात करना है। तब Sn इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान कितना है, यहाँ पर Sn पदों का योगफल ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ से 2a का मान कितना है 1, तो 2 एकम 2 प्लस n-1 और d का मान कितना है यहाँ से 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा Sn बराबर n/2 और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2n-2, -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा n/2 और यहाँ बचेगा 2n, n 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा Sn बराबर n²। इस प्रकार n पदों का जो योगफल होता है वो आपका क्या होता है, n² होता है, ठीक है ना। जिसका 7वां पद का योगफल 49 और 17वां पद का, यानी कि उस पदों का योगफल जिसमें 7 पदों का योगफल कितना दिया गया, 49, 17 पदों का योगफल 249 और उसमें n पदों का जो योगफल होगा वो आपका n² होता है। विषम संख्याओं के लिए भी यही फार्मूला होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1, 3 और 5 ये 3 विषम संख्या है, ठीक है ना।
इन तीन विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले इन तीनों विषम संख्याओं को पद ज्ञात कीजिए कि विषम संख्याओं में पद कितने हैं। पद कितने हैं, 1 2 3 पद है ना। तो इसका जो सम होगा वो पदों की संख्या का होल स्क्वायर होता है। 3 पद है ना, तो 3 पद का n स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इन सबको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 3 8 1 9। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ 3 क्रमागत 4 क्रमागत, ये 5 5 7 9 और 11 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पदों की संख्या गिननी है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो 6 है ना, तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। इस प्रकार n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 36 हो रहा है कि नहीं, 9 और 1 10, 7 और 3 10, कितना हुआ 20 हो गया ना, 11 5 16, 20 16 36। इस प्रकार आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें क्या करना है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है, और यहाँ 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, और 0 से 50 के बीच में सभी विषम संख्याओं का हमें यहाँ पर योग ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, कितना 40 जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से विभाज्य होने वाले शुरू से 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ पद इसमें कितने होंगे, 40 होंगे। प्रथम पद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो 6 से विभाज्य होंगे 6 12 18 24, इस प्रकार कितने 40 पद होंगे, लेकिन इसका 40वां पद क्या होगा हमें नहीं मालूम है, और हमें क्या करना ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से तो हम लोग प्रथम पद और सर्वांतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास 40वां पद ज्ञात हो तो हम अंतिमवां पद ज्ञात कर सकते हैं, और फिर SN बराबर होता है n/2 a + n, यानी कि प्रथम प्लस अंतिम पद जोड़कर हम 40 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अंतिम पद भी निकाल सकते हैं। इसमें टोटल आपको मालूम है कि यहाँ ये देखिए ए बराबर प्रथम पद आएगा 6, सर्वांतर डी बराबर आएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6, और नंबर ऑफ पद यानी कि nवां पद जो होगा वो आपका अंतिमवां पद होगा, और इसमें कितने पद हैं, 40 पद हैं, ठीक है ना, 40 पद हैं। लेकिन 40वां पद क्या होगा ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ पद n है ना, नंबर ऑफ पद कितने होंगे, 40 पद होंगे, लेकिन अंतिम पद आपको नहीं मालूम है कि इसके nवां पद क्या होगा। हम लोग निकाल सकते हैं, चूंकि इसमें 40 पद है तो 40वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी के n पद क्या होते हैं, व्यापक पद होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी, उससे आप निकाल सकते हैं। या अगर आपको मालूम है कि जो 40वां पद होगा वो a + 39d के बराबर होगा, तो आप कहीं से भी निकालते हैं, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि जो nवां पद होता है या अंतिम पद होता है उसे हम लिखते हैं a + n-1 इंटू डी। यल बराबर हो जाएगा a का मान है 6 प्लस इसमें कितने पद हैं 40, तो 40 में से एक जाएगा, बचेगा आपका 39, और d का मान कितना है 6, ठीक है ना 6। ये हो जाएगा 6 + 6 9 54 और 6 3 18 5 23, या इक्वल टू l इक्वल टू nवां पद, यानी कि इसमें जो 40वां पद होगा वो आपका अंतिम पद होगा और वो होगा 240, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो SN इक्वल टू होता है n/2 और a + l, ठीक है ना। यहाँ देखिए n की जगह पर कितना 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 40 में 2 यहाँ से हो जाएगा आपका 20, और यहाँ से हो गया प्रथम पद 6, अंतिम पद कितना 240 246। इस प्रकार ये हो जाएगा 246 दूना 492 और 1 0 आपका लग जाएगा। अतः इसके 40 पदों का जो योगफल होगा किसके, जो 6 से विभाज्य होंगे, 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा 4920, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस आपको समझना होता है। यहाँ देखिए 8 के गुणज प्रथम 15 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 8 के गुणज प्रथम 15 संख्याएं क्या होंगी, 8 16 24 32, और इस प्रकार कहाँ तक, कितने पद तक, 15 पदों तक, ठीक है ना। तो क्या हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और हमें इसका योग ज्ञात करना है तो 15वां पद भी हम इसका ज्ञात कर सकते हैं, फिर इसी विधि से हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रथम पद क्या आएगा 8, सर्वांतर 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, नंबर ऑफ पद कितने हैं 15। तो क्या हम इसको इस विधि से नहीं कर सकते हैं, अरे भैया हम जानते हैं जो 15वां पद होगा वो आपका अंतिम पद होगा, और वो होगा a + 14d, ठीक है ना। यहाँ देखिए a का मान कितना है 8, यहाँ d का मान है 8 और 14 8 है, और 14 यहाँ 42, और 42 14 यहाँ 14 56 और 56 56 112, 14 8 है 112, यानी कि ये हो जाएगा 120। अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका
अंतिमवा पद 15वां पद होगा जिसका मान 120 आएगा यहाँ से। अब आपको ऐसे निकालना है, ऐसे निकल टू होता है n/2 और यहाँ से a प्लस एल अंतिमवा पद। तो हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 15 पदों का योगफल निकालना है ना। तो यह हो जाएगा 15/2 और यहाँ हो जाएगा a का मान कितना है 8 और l का मान है 20, 120 तो 128 और ये हो जाएगा 15 गुणा 64 गुना 128, ठीक है ना। तो इसको 15 यहाँ देखिए 64 गुना 15 करना है ना, तो कई इसमें तो गुणा करेंगे। 15 का मतलब क्या होता है 1.5 गुना। अगर 15 का मतलब देखा जाए 1.5 गुना से आगे जीरो बढ़ा दीजिए। जैसे 64 का 15 में गुणा करना है तो 64 और 64 का 1.5 गुना मतलब 64 और 64 का आधा 32, तो 32 से 96 हो जाएगा ना, 96 और उसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए, हो जाएगा आपका S15 यानी कि 15 पदों का योगफल, ठीक है ना। कैसे यहाँ देखिए 64 गुणे 1.5 गुणे 10 लिख सकता है ना। ये क्या है 1.5 गुना ना है 64 का, तो 64 का 1.5 गुना कितना होता है यानी कि 64, अब 64 का आधा 32 और यहाँ से गुणे 10, 64 32 कितना होता है आपका 96 और गुणे 10 इक्वल टू 960। इस प्रकार 15 को 1.5 गुणे 10 लेकर इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे 8 के गुणज यानी कि 8 के गुणज 15 पदों तक अगर उसका योगफल ज्ञात किया जाए यानी कि 8 16 32 64, 8 16 32 40 48, इस प्रकार 15 पदों तक उसका योगफल कितना आएगा 960 आएगा। यहाँ देखिए 0 से लेकर 50 हमें क्या करना है 0 से 50 के बीच के, ठीक है ना, 0 नहीं लेना है 50 लेना है, इसके बीच के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 के बाद आता है एक विषम संख्या, उसके बाद से 3 5 7 9 और इस प्रकार कहाँ तक 49 तक, 50 के पहले विषम संख्या 49। हमें इन सब का योग ज्ञात करना है। वास्तव में ये विषम संख्याओं का भी योग है, तो विषम संख्याओं का योग भी होता है आपके साथ n स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन हम उसके बाद नहीं कर रहे हैं। n स्क्वायर इसलिए होता है यहाँ पर देखिए, जिससे अगर मैं कहूँ एक आपका विषम संख्या है 1 3 5, इसमें टोटल कितने पद हैं 1 2 3 पद है ना, 3 पद हैं और चूंकि ये विषम है, क्या है ये सभी के सभी विषम है, तो इसमें कितने पद हैं 1 2 3, तो इसका जो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, यहाँ देखिए 1 3 5 7 और 9, यह क्या है विषम संख्या है ना सभी के सभी, और ये क्रमागत हैं। जब क्रमागत हो तो इसकी पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा इसकी आंसर। यहाँ देखिए 9 7 16 16 5 21 और 21 3 24 और 1 25, इस प्रकार हो जाएगा। तो n स्क्वायर होता है, अगर n क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो इसका मतलब होता है वो n स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखिए विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हमें इसको तो समांतर श्रेणी से करना है ना, तो इसमें कितने पद होंगे हमें नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ पद अगर ज्ञात कर ले तो भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, या इसका अंतिम पद जो होगा वो भी ज्ञात कर ले। चलिए हम इसमें क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ a बराबर क्या होगा 1, सार्वंतर d बराबर क्या होगा 3, ठीक है ना, और सॉरी 3 में समझ जाओ होगा आपका 2 होगा। अंतिमवा पद यहाँ से क्या होगा यानी कि जो भी nवा पद होगा वही आपका अंतिमवा पद होगा और वहाँ से हो जाएगा आपका 49, इधर दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद है मालूम है, पदों की संख्या अगर हमें ज्ञात हो तो हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलिए हम पदों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो हम जानते हैं जो अंतिमवा पद होता है वो आपका nवा पद होता है। यदि किसी श्रेणी में n पद हैं तो उसका nवा पद उसका अंतिम पद होता है, इक्वल टू होता है आपका a प्लस n माइनस 1 into d, ठीक है ना। अंतिम पद क्या है 49 है, इक्वल टू प्रथम पद क्या है 1 है प्लस n माइनस 1, सार्वंतर क्या है 2 है। 49 में से बन जाएगा बचेगा आपका 48, 2 से भाग जाएगा बचेगा आपका 24 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 25। अतः इसमें कितने पद होंगे, नंबर ऑफ पद कितने होंगे 25 पद होंगे। तो बस आपको क्या करना है 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ होता है प्रथम प्लस अंतिम पद, यहाँ 25/2 हो जाएगा और यहाँ प्रथम पद क्या है 1 है, अंतिम पद क्या है 25 है, दोनों के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 13 बार में। और यहाँ से देखिए 13 गुणा 25, 13 25 65 और 13 गुना 26 और 6 32, 325 इसका आंसर, नहीं 325 थोड़ी आना चाहिए यार, 625 आना चाहिए ना, सॉरी 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो 25 पदों का नंबर ऑफ पद कितना होंगे 24 से 25 हो जाएंगे, तो n/2 25/2 और यहाँ प्रथम पद अंतिम पद, तो प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 49, ठीक है ना। यहाँ से गड़बड़ हो रहा था, वही तो देखो नंबर ऑफ जब इसमें पद की संख्या n है तो इसका योगफल क्या होता है n स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर 625 होना चाहिए ना। तो यहाँ प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 49 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा n की जगह पर 25 रख दो और ये हो जाएगा 50
2 से कट जाएगा तो ये 25 बार में हो जाएगा और ये 25 25 है यहाँ 625 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी 625 याद कर सकते हैं दूसरी विधि से। जब आप जानते हैं कि n क्रमागत विषम संख्याओं का पदों की संख्या अगर 25 है तो उसका जो सम होगा वो आपका n स्क्वायर होता है। तो नंबर ऑफ पद कितने हैं, 25 है, तो 25 का स्क्वायर 625 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है या क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया है 15 में क्या कहा गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन का जुर्माना लगता है वो 200 रुपये है, दूसरे दिन का जुर्माना उससे 50 रुपये अधिक, तीसरे दिन का जुर्माना उससे 50 रुपये अधिक, यानी कि इसका बीच का एक दिन का जुर्माना के बीच का गैप जो है वो 50 रुपये है, सर्वांतर समान है। यानी कि पर दिन इसे 50 रुपये अधिक जुर्माना लगाते हैं। यदि इसी तरह कोई व्यक्ति अगर 30 दिन काम न करे तो उसे 30 दिन का जुर्माना कितना होगा, हमें उसका टोटल फाइंड आउट करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में जो आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये का राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रत्येक यहाँ क्या है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। यानी कि पहले को अगर X रुपये मिल रही है तो दूसरे को उससे 20 रुपये अधिक, तीसरे को उससे 20 रुपये अधिक, चौथे को उससे 20 रुपये अधिक। तो हमें इनके पुरस्कारों की राशि ज्ञात करनी है कि इन सब का मान, 7 पुरस्कारों का मान कितना रुपये दिया जाएगा ताकि उनका योग 700 रुपये बनी रहे। तो यहाँ से पहले करते हैं ना। पहले यहाँ देखिए जो दिया गया है, यानी कि पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है, दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का जुर्माना 300। इस प्रकार यदि 30 दिन अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसके लिए कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ प्रथम पद दिया गया है आपका 200, सार्वंतर दिया गया आपका 50, पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है 30। अब आपका इसका योग ज्ञात करना है, यानी कि 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। तो प्रथम पद है, अंतिम पद नहीं है, पदों की संख्या है। यानी कि 30वां पद इसका क्या होगा ये भी देख लेते हैं ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, 30। तो इसका जो 30वां पद होगा ये 30 वो उसका अंतिम पद होगा और वो होता है आपका a + n-1 इंटू डी। आप चाहें तो a + 29d भी लिख सकते हैं। 30वां जो पद होता है वो a + 29d के बराबर होता है। यहाँ से क्या है, 30 पदों का योग ज्ञात करना है, अंतिम पद हमें नहीं मालूम है। और यहाँ a का मान है 200 प्लस n का मान है, नंबर ऑफ पद कितना है 30, तो ये हो जाएगा 29 और ये d। तो यहाँ से हो जाएगा 200 प्लस d का मान कितना है 50 और 29 से 50 में गुणा होगा, 29 से 50 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5 × 10 = 4, 1450। ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा 1650, यानी कि जो इसका 30वां पद होगा वह इसका अंतिम पद होगा और उसका मान होगा 1650। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से SN = होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। और यहाँ से हो जाएगा कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 30 पदों का। तो S30 = 30/2 यानी कि ये हो जाएगा 15। और यहाँ से प्रथम पद आपका 200 है और आपका अंतिम पद यहाँ से 1650 है। और यहाँ से हो जाएगा 15 और ये होगा 16×2 1850। बस इसमें ये क्या है, 1.5 गुना है 1850, मतलब 1850 प्लस 925 2775। और आगे कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। 1850 के आधा 925, तो 18 9 27 और 50 25 75 और उसके बाद से आगे 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार इसको करते हैं ना, इसको करिए। यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है, ये बराबर दिया गया है x। ये ऐसे नहीं करते हैं ना। 7 पदों का योगफल कितना दिया है 700 दिया ना। इसका मतलब इन 7 पदों को जोड़कर देख लीजिए कितना होगा, कितना x आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7x आ गया। प्रश्नानुसार कर लेते हैं ना, 7x और प्लस यहाँ देखिए 120 20 40 60 60 120 120 और 80 कितना हो जाएगा 200 100 300 और प्लस 420। और इन सब का योग कितना दिया है 700 के करीब में दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 700 बराबर ये प्लस होगा ना, 700 में से 420 घटेगा आपका हो जाएगा 280। ठीक है ना। 0 0 और यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 6 में 4 280। और x बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 7 चौको 28 40। ठीक है ना। बस आप इनका मान याद कर सकते हैं। तो प्रथम पुरस्कार कितना आएगा, प्रथम पुरस्कार गलत हो रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ से 40 हो जाएगा।
दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, 40 + 20 60 हो जाएगा। तीसरा और इसमें कितना जोड़ना है, 40 और 60 100 हो जाएगा, और सॉरी 40 + 20 60 और 40 और यहाँ से 40 और 40 + 20 60 और 40 40 80, यानी कि बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए 20 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब 20 20 बढ़ाते जाइए, ये हो जाएगा 100 120 140 160 180 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 आएगा इसका, ठीक है ना। तो पहला पुरस्कार कितना मिलना चाहिए, 40 रुपया, दूसरा 60, तीसरा 80, चौथा 100, पाँचवा 120, छठा 140, सत्ता 160 रुपये मिलेगा। इन सभी को जोड़ेंगे आपका 700 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 4 10 8 18 18 10 28 28 12 40 40 10 50 4 54 6 60 1 70 और 1 का 0 700। इस प्रकार आप इसे आसानी से बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 18 19 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है क्या। 17 इसमें दिया गया है, एक कक्षा मतलब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक विद्यालय में कुछ अवधारणाएं यहाँ इसमें अपनाई गई है। जैसे कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग है, यानी कि 1 से 12 तक एक कक्षा है। प्रत्येक कक्षा का अनुभाग यानी कि अगर कक्षा 1 है तो उसको 1 पेड़ लगाना है, कक्षा 2 है तो उसको सिर्फ 2 पेड़ लगाना है, कक्षा 3 वाले को सिर्फ 3 पेड़ लगाना है। इसी प्रकार 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं हैं और उसको उसमें एक एक पेड़ को लगाना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कक्षा 1 के 3 अनुभाग हैं, सेक्शन A B C ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए आराम से, ये आपका है, मान लीजिए जैसे कक्षा 1 है तो कक्षा 1 के को कितना पेड़ लगाना है, सिर्फ एक ही पेड़ लगाना है, ठीक है ना। इसको सिर्फ एक ही पेड़ लगाना है। लेकिन इसके भी 3 सेक्शन हैं, सेक्शन A और इसके सेक्शन B और इसके सेक्शन C। और इसको प्रत्येक को क्या करना है, जब कक्षा 1 को सिर्फ एक ही अनुभाग है तो एक ही अनुभाग के लिए एक पेड़ लगाना है। लेकिन उसके 3 सेक्शन हैं तो यहाँ से वो 3 पेड़ लगाएंगे, 2 3। इसी प्रकार कक्षा 2 आएंगे, कक्षा 2, ठीक है ना। कक्षा 2 को कितना पेड़ लगाएंगे, जब कक्षा 2 में पढ़ते हैं तो प्रत्येक को कितना लगाना है, 2 पेड़ लगाना है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इसके भी 3 सेक्शन हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और यहाँ से सेक्शन C। तो इसको कितने कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, 2 पेड़ सेक्शन A को लगाने पड़ेंगे, सेक्शन B वाले को भी 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे, सेक्शन C वाले को भी 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार यह क्रम आगे चल रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, कक्षा 12 तक जाएगा, कक्षा 12 तक जाएगा। तो कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कितने पेड़ लगाने हैं, आपको इसमें 12 पेड़ लगाने हैं। जब इसमें 12 पेड़ लगाने हैं तो इसके भी तो 3 अनुभाग हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो पर सेक्शन A वाला भी इसमें कितने पेड़ लगाएंगे, 12, B वाला भी कितने पेड़ लगाएंगे, 12, C वाला भी कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार इसको आपको अच्छे से करना है। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए सेक्शन A, यहाँ पर कक्षा 1 के कुल पेड़ों की संख्या आपको लिखना है हाल में। यहाँ पर कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल पेड़ों की संख्या ऐसा भी आपको लिखना है। कितना हो जाएगा, 1 1 1, कितना हो जाएगा 3। चूँकि इसमें 3 सेक्शन है ना, 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक अनुभाग को एक एक पेड़ लगाना है। तो सेक्शन 3 तक अनुभाग है, सेक्शन A 3 क्लासेस हैं, मतलब क्लास A, क्लास B, क्लास C, तीनों एक ही क्लास, एक ही कक्षा, कक्षा एक ही के क्लास हैं, इसलिए इसको कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, 3। इसी प्रकार आएगा कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कक्षा 2 के क्लास को सिर्फ 2 पेड़ लगाना है। लेकिन इसके भी 3 सेक्शन हैं, सेक्शन A B C 3 क्लासेस हैं, बहुत बड़ा स्कूल है ना। तो 2 2 2 यानी कि 6 इसको पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार आ जाएगा कक्षा 3 द्वारा कितने पेड़ लगाएंगे, एक कक्षा 3 के क्लास को सिर्फ 3 पेड़ लगाना है, कक्षा 3 में पढ़ने वाला क्लास को 3 पेड़ लगाना है। इसके भी 3 सेक्शन हैं, तो 3 3 3 यानी कि 3 3 6 3 9 पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, 9 पेड़ लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार कक्षा 4 में पढ़ने वाले जितने भी स्कूल में छात्र हैं उसको 4 पेड़ लगाना है। इसके भी 3 सेक्शन है, तो 4 3 12 पेड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार कक्षा 5 में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उसको 5 पेड़ लगाना है। इसके भी 3 सेक्शन है, तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब इसी प्रकार 6 7 8 9 10 11 और 12
इन सबको लिखना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए डिफरेंस 3 3 का हो रहा है ना, बस इसमें से 3 3 बढ़ाते हैं। 6 3 18, 7 3 21, 9 और 8 3 24, 9 3 27 और 10 3 30, 11 3 33 और 12 3 36 पेड़ लगाने पड़ेंगे। यानी कि कक्षा 12 वाले को कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, 3 सेक्शन है तो 1 20 30 यानी कि 12 12 12 करके 36 पेड़ लगाने पड़ेंगे। बस हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर श्रेणी बना लेते हैं। श्रेणी बनाएंगे तो श्रेणी क्या बनेगी, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और 33 और 36, इस प्रकार इसकी श्रेणी बनेगी। हमें क्या करना है, टोटल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें SN का मान ज्ञात करना है। नंबर ऑफ पद कितने होंगे, यहाँ पर 12 है ना, नंबर ऑफ पद हो जाएंगे, यहाँ पर SN का मान ज्ञात करना है। नंबर ऑफ पद हो जाएंगे 12 और यहाँ से E बराबर हो जाएगा 3 और सार्वंतर यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो चलिए अंतिम पद क्या होगा ये भी मालूम है, अंतिम पद आपका L यहाँ से हो जाएगा 36, यानी कि 12वां पद क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम S 12 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं तो हो जाता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ से हो जाएगा 12 पदों का योगफल ज्ञात कराना है, यानी कि n का मान कितना होना चाहिए, 12, तो 12/2, तो 12/2 का हो जाएगा आपका 6 और यहाँ से हो जाएगा प्रथम पद आपका है 3 और अंतिम पद आपका है 36 और यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 36 3 39, 6 9 54 6 9 54 और 36 18 5 23। इस प्रकार टोटल पेड़ों की जो संख्या लगेगी उस क्लास में, उस विद्यालय में, वो 234 होगी और ये आप बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। तो ऐसे आपको ये समझना है, ये समझाने के लिए मैंने बताया, लिखना आपको यहाँ से है और यहाँ तक आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर जो भी हो क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया गया है, मैं पढ़ देता हूँ, किताब में बुक में बहुत अच्छा दिया गया है ना। इसमें दिया गया है 200 लट्ठों के एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा है, यानी टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 है, ठीक है ना। मैं जो भी है यहाँ पर लिखता जाता हूँ। यहाँ टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है भैया, आपका 200 लठ हैं, मारने वाला लठ होंगे, पीटने वाला लठ होंगे, जो भी है 200 लठ हैं। इसमें क्या कहा गया है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लठ रखे गए हैं, यानी कि E बराबर कितना है 20, ठीक है ना। और अगली पंक्ति में 19 लठ रखे गए हैं, यानी कि अगर श्रेणी बनाया जाए तो ये 20 19 18 17 और ऐसे करके श्रेणी बनेगा, ठीक है ना। 19 लट्ठे रखे गए हैं, फिर अगले पंक्ति में 18 लठ रखे गए हैं, 20 पहले में 19 18 लठ रखे गए हैं। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लठे हैं हमें ये फाइंड आउट करना है, और कितनी पंक्ति में लट्ठे रखे गए हैं, यानी कि जो डंडे हैं लट्ठे हैं वो कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, यानी कि हमें n का नंबर फाइंड आउट करना है। और इसके साथ में अंतिम लट्ठे जो होंगे, इसका अंतिम जो पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, यानी कि हमें अंतिम पद भी ज्ञात करना है, nवां पद इसका क्या होगा। हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसा कि बुक्स में दिया गया है ना, बुक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, लट्ठे ऐसे बना कर दिया गया है। जो आपका अंतिम है उसमें आपका 20 लट्ठे हैं, फिर आपके 19 हैं, फिर आपके उसके ऊपर जो भी लट्ठे सजा कर रखे गए हैं उसकी संख्या 18 है। इस प्रकार ये लट्ठे सजा कर रखे गए हैं, तो अंतिम में हमें पद ज्ञात करना है। तो हम आसानी से यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए E का मान जो भी दिया गया है वो आपका क्या है, यहाँ से 20 निकल जाएगा, सार्वंतर यहाँ से आपका निकल जाएगा -1 और पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, nवां पद हमें नहीं दिया गया है, ठीक है ना। हाँ एक और है, इसमें टोटल कितनी पंक्ति है, इसमें ये भी दिया गया है क्या, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक है ना। और पदों की संख्या यानी कि S का मान कितना दिया है, 200 दिया गया है। तो चलिए हम यह ज्ञात करते हैं ना, तो हम इसको आसानी से ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं जो SN होता है लट्ठों की संख्या का योग बच जाएगा, वो आपका n/2 और यहाँ से हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, नहीं n प्लस n-1 और सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, n-1 इंटू डी, ठीक है ना। इसके मान कितना दिया गया है, 200 दिया गया है और ये हो जाएगा आपका n/2 और ये हो जाएगा 2a का मतलब 20 दूना 40 और प्लस d का मान कितना दिया गया आपका -1, तो यहाँ से हो जाएगा n-1 और यहाँ से -1। इसको सॉल्व कीजिए तो 200 दूना 400 इक्वल टू n और यहाँ से हो जाएगा 40 और -n प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू n और ये हो जाएगा 40 41 -n। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n² माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है और इसे आपको सॉल्व करना है। 400 का ऐसा गुणनखंड करना है कि आपको 41 आ जाए।
40 आता तो हम समझ में आता है कि चलो 20 से यहाँ 400 कर देते हैं, लेकिन 41 आ रहा है तो अब हम इसे कैसे करेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। यहाँ देखिए -n और माइनस माइनस +1, 40 से 41n और ये सही है। तो 400 का गुणनखंड करते हैं ना हम लोग, जब 400 का गुणनखंड करेंगे तो 4 का मतलब होता है 2 दूना 4 और 2 जीरो का मतलब होता है 2 बार 2 और 2 बार 5, ठीक है ना। इसको आपको करना है। यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 25 80 नहीं 16 और 55 25, 16 25 कितना हो जाएगा 25 और 16 6 5 11 2 1 3 1 4, हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है तो आप 25 और 16 का रेशियो में ले सकते हैं n स्क्वायर माइनस 25n और कितना प्लस 16n ले सकते हैं ना, और ये आपका प्लस 400 इक्वल टू 0, और यहाँ से n स्क्वायर माइनस 25n और माइनस 16n और प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब चाहें तो यहाँ से देखिए n कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 25 और यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 25, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा n माइनस 16 और यहाँ से हो जाएगा n माइनस 25, ये n माइनस 25 होगा क्या, 16 25 कितना होता है 25 चौको 100 और चौको 400, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ से n और यहाँ से हो जाएगा माइनस 25, तो n माइनस 16 और n माइनस क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n के दो मान आएंगे, या तो 16 हो सकते हैं या तो ये 25 हो सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये 16 होंगे या 25 होंगे, कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए कुछ है क्या, n पदों की संख्या यानी कि लठों की संख्या। यहाँ देखिए पहले लठ ये आपका हुआ, ये आपका दूसरा लठ हुआ, ये आपका तीसरा हुआ, ये आपका चौथा हुआ, ये आपका पांचवा हुआ। इस प्रकार बनते बनते या तो 25 बनेंगे या तो 25 बनेंगे या तो 16 बनेंगे। इन दोनों में से कोई और ये पद ये आपका क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे जो क्रमागत सजाया गया है लट्ठे उसकी संख्या की हम बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिए n का मान क्या आ जाएगा, या तो 16 आएगा या 25 आएगा। अब यहाँ देखिए अगर प्रत्येक लट्ठों में कितनी है, अगर n बराबर आप 25 लेते हो, ठीक है ना, 25 पक्ति लेते हो इस प्रकार, तो यहाँ देखिए प्रथम में कितना है 20, ठीक है ना, दूसरे में 19 है, तीसरे में कितना आ जाएगा 18, चौथे में कितना हो जाएगा आपका चौथे में हो जाएगा आपका 17 और फिर यहाँ से 16, फिर यहाँ से 15, यहाँ से 14 या 13, और इस प्रकार जब 25 संख्याओं तक लेंगे तो लट्ठों की संख्या 200 से ऊपर चली जाएगी। इसलिए यहाँ जो होगा यहाँ से आप लिखना पड़ेगा n बराबर हो जाएगा 16, ठीक है ना। अतः पक्ति की संख्या कितनी बनेगी, पक्ति की संख्या जो बनेगी वो कितनी बनना चाहिए 16 होगी, ठीक है ना, 16 होगा। अब जो 16वां पक्ति की संख्या यानी कि 16 होगी, यानी कि इस प्रकार यह 16 पक्ति बनेंगे। अब जो 16वां पक्ति होगा यानी कि जो अंतिमवां पक्ति होगा उसमें लठ की संख्या होनी कितनी चाहिए, तो 16वां पद हम निकालते हैं ना, जिसका प्रथम पद 16 सर्वांतर -1 है, तो यह आपका 16वां पद हो जाएगा a + 15d, ठीक है ना। a का मान कितना है 20 + 15, d का मान कितना है आपका -1, यानी कि ये हो जाएगा 20 - 15, यानी कि ये 16 यानी कि जो अंतिमवा लठों की संख्या हो जाएगी वो l होगी और उसका मान हो जाएगा 5, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी पूछा गया था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लठ हैं। इसमें एक और पूछा था क्या कि इसमें 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तो 200 लट्ठे आपके 16 पंक्ति में रखे गए हैं। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके जस्ट एक और था क्वेश्चन नंबर, मैं उसको भी करा देता हूँ, काफ़ी वो भी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 है क्या। क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें दिया गया है, देखिए ध्यान से, केंद्र ए से प्रारंभ करके बारी बारी केंद्र ए से बी की ओर लेते हुए त्रिज्याएं, जिसका त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी एक त्रिज्या है ए और एक त्रिज्या है यहाँ पर बी, यह आपका है ए, यह आपका है बी, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से कह रहा है क्या, इस बी से या ए से कोई से बना सकते हैं, तो यहाँ से क्या किया अर्धवृत्त एक बनाया गया है एक सर्किल का, फिर ठीक है ना। यहाँ देखिए ये आपका बी है, ये आपका ए है, पहले आधा सर्किल बनाया गया है, ठीक है ना, उसके बाद से एक सर्किल यहाँ से बनाया गया है, फिर ये अर्धवृत्त इसका जो भी होगा हम इसका अर्धवृत्त मान लेते हैं, ये है, ठीक है ना, अर्धवृत्त है, ठीक है ना। इस पर फिर इसको क्या किया गया है, इसके फिर से आधा सर्किल बनाया गया है, फिर यहाँ से आधा और बनाया गया है, 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 और इस प्रकार इधर 13 सर्पिल बनाया गया है। यहाँ देखिए पहले वाला सर्पिल का रेडियस कितना है R1 हो जाएगा, ये आपका सर्पिल है ना, इसका रेडियस R1 हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा
अगर इसका केंद्र यह है तो इसका रेडियस ये वाला R2 हो जाएगा, यह वाला क्या होगा R3 हो जाएगा, और यह वाला क्या हो जाएगा R4 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा R5 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार हमें सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है बहुत ही ईजी, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, बस आपको मालूम कर लेना चाहिए। इसकी लंबाई को कहा है कि इस वाले सर्पिल की लंबाई को L1 मान लीजिए, इस वाले को L2 मान लीजिए, अगर इसको L1 L2 इसको L3 मान लीजिए, इसको L4 मान लीजिए, और इस प्रकार जो तिरहुआ बनेगा उसकी लंबाई को L4 मान लीजिए। याद रखिएगा ये सर्पिल अर्धवृत्त से बना हुआ है, पहले आधा वृत्त, फिर दूसरा वाला आधा वृत्त, फिर तीसरा वाला आधा वृत्त, फिर चौथा वाला आधा वृत्त, फिर पाँचवा वाला आधा वृत्त, फिर छठा वाला आधा वृत्त, फिर सत्ता वाला आधा वृत्त, आठवां वाला आधा वृत्त, फिर नौवां आधा वृत्त से बना है। इस प्रकार 13 सर्पिल आपके बनाए गए हैं, 13 सर्पिल बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ना कि जो सर्पिल बनाए गए हैं उसकी कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर लंबाई को इसमें कहा है कि आप L1 L2 L3 को मानिए, और इसका रेडियस कर दिया है कि पहले वाला सर्पिल का रेडियस 0.1 है, दूसरे वाले को दे दिया है ना, यहाँ देख लेते हैं 0.5 है, उसके बाद से दूसरे वाले ये वाला सर्पिल का 0.5 है, ये वाला सर्पिल की जो रेडियस है वो आपका 1 है, फिर तीसरे वाला का 1.5, चौथा वाला का 2, पाँचवा वाला का 2.5, यानी कि 0.5 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, कहाँ पर मान लें हम लोग, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कुल सर्पिल की लंबाई कितना, इसमें L1 L2 बोला है ना मानने के लिए, L1 L2 L3 और इस प्रकार 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 हो जाएगा। कुल क्या 13वां सर्पिल 13, ये आपका 13 दिया गया है। 13 सर्पिल की लंबाई क्या होगी L1 L2 L3 और ऐसे से L13 हो जाएगी। ठीक है ना। अर्धवृत्त थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना कि इधर से जो अर्धवृत्त दिया गया है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, क्योंकि ये सर्पिल अर्धवृत्त से बना है ना, तो यहाँ से हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है ना। वृत्त का परिधि होता है, अगर कोई वृत्त है यहाँ पर तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, लेकिन वही वृत्त अगर अर्धवृत्त से बना है, सर्पिल जैसा बना है तो अर्धवृत्त का परिधि हो जाता है πr। ठीक है ना, वो हो जाता है πr। अर्धवृत्त का परिधि का मतलब उसकी लंबाई को निकालना चाहते हैं तो। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कितने यहाँ सर्पिल बनाए गए हैं, 13 सर्पिल बनाए गए हैं, तो 13 सर्पिल का अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा πr, और प्रत्येक का रेडियस क्या है, प्रत्येक का रेडियस भिन्न भिन्न है, 0.5, 1, 1.5, 0.5 का डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में पाई तो कांस्टेंट रहेगा, 13 सर्पिल की लंबाई क्या हो जाएगी πr1 + πr2 + πr3 + πr4। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका πr1 + πr2 + πr3 और + πr4, और इस प्रकार कहाँ तक ले πr13। ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई ऐसी हो रहा है परेशानी, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। सब में पाई कॉमन है, मैं यहाँ से पाई को कॉमन कर लूँगा, ये R1 R2 R3 और ऐसे कहाँ तक ले R13। ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा पाई, और देखिए R1 पहले सर्पिल का इसमें जो रेडियस दिया गया है उस रेडियस को रखिए, R आपका रेडियस से होता है ना, तो वो आपका दिया गया है 0.5, 2 गुणे 0.5, तीसरे वाले क्या हो जाएगी 3 गुणे 0.5, चौथा वाले क्या हो जाएगी 4 गुणे 0.5, और इस प्रकार 2 3 13 गुणे 0.5। ठीक है ना। 13 वाले की लंबाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, ये दोनों को जोड़कर है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पाई, और यहाँ से देखिए 0.5 सब में कॉमन है ना, गुणे 0.5, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कहाँ तक 13 तक, 13 पदों का योगफल, और ये हो जाएगा 0.5 पाई। और यहाँ से देखिए 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, 13 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n + 1/2 से भी ज्ञात कर सकते हैं, या आप चाहें तो समांतर श्रेणी का भी प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ से समांतर श्रेणी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं ना, तो 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। S13 = हो जाएगा 13/2, और प्रथम पद आपका क्या है 1, अंतिम पद आपका क्या है 13, और यहाँ से हो जाएगा 13 गुणे 14/2, 2 7 14 और 13 7 91, इसका मान हो जाएगा 91। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 0.5 पाई को आप 22/7 के रूप में लिख सकते हो, और ये आपका 91, 13 7 91, और यहाँ से होगा 22, 0.5 में जब 22 से गुणा करेंगे आ जाएगा 11, और ये हो जाएगा 13, 11 से गुणा करेंगे 11 3 33, 11 1 11 3 14, 143। ठीक है ना। 143 सेंटीमीटर आएगा टोटल आपका। ये जो आया है सर्पिल की लंबाई कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन नंबर इसमें 20 दिया गया है, इसमें कहा क्या है हम एक बार पढ़ देते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे।
एक आलू दौड़ में, आलू का एक दौड़ हो रहा है, ठीक है ना, पोटैटो रेस हो रहा है, बहुत ही अच्छी रेस होती है, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर एक बाल्टी रखी गई है और जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, पहले आलू से कितनी है, 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधे रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है और इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक बाल्टी है, पहले आलू से इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर है और फिर इसी रेखा पर 3-3 मीटर दूरी पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। जो 10 आलू आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 10 आलू रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, यानी कि पहले चलेगा, पहले वाले आलू को जो नज़दीक होगी उस आलू को उठाएगा और फिर वो क्या करेगा, वापस उस बॉक्स में यानी कि उस बाल्टी में रख देगा। दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती है। वो ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इस प्रतियोगिता को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, हमें ये देखना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मैं आपको अच्छे से कर, इस रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं, इस रेखा पर 10 आलू, मान लीजिए पहला आलू है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7 8 9 और ये मान लीजिए 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक आलू कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है, 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है ना, ओके। लेकिन इससे भी क्या है, यहाँ पर एक बाल्टी रखा गया है, इस बाल्टी से इस आलू की जो दूरी है वो कितना है, 5 मीटर, पहले क्रम में 5 मीटर रखा गया है। प्रतियोगिता क्या होता है, सबसे निकटतम, सबसे पहले क्या करता है, वहाँ से दौड़ना शुरू करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उठाकर बाल्टी में रखता है, फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, दूसरे आलू को उठाता है निकटतम और उसके बाद से बाल्टी में रखता है, तीसरे को उठाता है बाल्टी में, चौथे को उठाता है बाल्टी में रखता है, पाँचवें में उठाकर बाल्टी में रखता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस प्रतियोगिता द्वारा चली गई दूरी यानी कि टोटल दूरी को तय करना है। कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। खास क्यों नहीं है, क्योंकि सबको अंकों का योगफल जोड़कर हमें इसको बनाना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए, पहले आलू के लिए प्रतियोगिता द्वारा चली गई दूरी, पहले आलू द्वारा नहीं, पहले आलू के लिए चली गई, प्रतियोगिता द्वारा चली गई दूरी, चली गई प्रतियोगिता द्वारा, लिखते हैं ना, प्रतियोगिता है ना, प्रतियोगिता द्वारा चली गई दूरी। आप बताइए कितनी दूरी हो जाएगा। यहाँ देखिए, पहला निकटतम आलू कितने मीटर की दूरी पर है, पहले तो दिया है 5 मीटर की दूरी पर, उसके बाद से आलू क्रमागत कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो पहला बार आलू कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा, फिर आकर 5 मीटर जाकर जाने में और 5 मीटर आने में, टोटल कितना लगेगा, 10 मीटर इसे चलना पड़ेगा और तब जाकर आलू इसमें रखेगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार दूसरी प्रतियोगिता द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो क्या करेगा, 5 मीटर ये चलेगा, 3 मीटर ये, 8 मीटर, फिर 8 मीटर आने में, 8 मीटर जाने में, 8 मीटर आने में, यानी कि 16 मीटर, ठीक है ना, सिंपल है। इसी प्रकार अगर तीसरी प्रतियोगिता द्वारा, तीसरी आलू के लिए प्रतियोगिता द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो क्या होगी, तीसरी आलू कौन सा है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, यानी कि इसके द्वारा तो 5 मीटर चलेगा, 3 मीटर चलेगा, फिर 3 मीटर चलेगा, 5 3 8, 8 3 11, 11 मीटर जाने में, 11 मीटर आलू को लाने में, तो ये 22 मीटर इस प्रकार ये चलेगा, ठीक है ना। बीच का डिफरेंस कितने का बन रहा है, यहाँ देखिए, 10 6 16, 16 6 22। इसी प्रकार चौथी आलू के लिए मैं आपको पूरा सिंपल से समझा देता हूँ। चौथी आलू के लिए प्रतियोगिता द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, ये आपका चौथा आलू ये है ना, देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 मीटर जाने में और 14 मीटर आने में, 14 ना 28, ठीक है ना। तो इस प्रकार हो जाएगा 28 मीटर। बीच का डिफरेंस यहाँ देखिए, 6 मीटर 22 6 28 मीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार चौथी आलू के लिए, इसी प्रकार कितनी, 10वीं आलू के लिए, 10वीं आलू के लिए प्रतियोगिता द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो कितने मीटर होगी, क्या होंगे, 10 पद है ना। तो यहाँ से अगर आप श्रेणी बनाना चाहें तो श्रेणी क्या बनेगी, 10 16 22 28 और कितने बार चलना है, कितने आलू के लिए, 10 आलू के लिए, यानी कि 10 पदों तक चलना है। चलो हम इसकी दूरियाँ को निकाल देते हैं। यहाँ से देखिए, प्रथम पद ए बराबर कितना निकल जाएगा, 10, सर्वांतर डी बराबर कितना निकल जाएगा, 6, और इसमें एन नंबर ऑफ पद कितने आएंगे, 10 आएंगे ना, और एनवां पद हम लोग को इसमें फाइंड आउट कर लेना है, या अंतिम पद भी फाइंड आउट। एनवां पद यदि श्रेणी में एन पद यानी कि 10 पद हैं
तो 10वां पद इसका क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है, यानी कि A10 का मान फाइंड करना है, और A10 का मान ही आपका अंतिम पद हो जाएगा। इसका मान फाइंड आउट करना है, आसानी से याद कर सकते हैं ना। तो करते हैं ना हम लोग। L बराबर होता है, हम लोग जानते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ L आपका Anवां पद होता है, यानी कि 10वां पद है। 10वां पद L हमें अंतिम पद फाइंड करना है, En का मान फाइंड करना है कि 10वां पद इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ पद कितने हैं इसका, A का मान है आपका 10, नंबर ऑफ पद इसमें है 10, 10 में से एक जाएगा 9, और D का मान कितना है 6। इस प्रकार हो जाएगा 10 और 9 6 54, और ये हो जाएगा 54 10 64, ठीक है ना। इसका मतलब जो अंतिम पद होगा वो आपका हो जाएगा 64, ठीक है ना, 64 हो जाएगा। और इस प्रकार आप कितने 10 पदों का योगफल फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/2, और यहाँ से हो जाएगा प्रथम पद जो आपका है 10, और अंतिम पद जो आपका है 64, ठीक है ना। और इस प्रकार होगा 10/2, यानी कि ये हो जाएगा 5, और ये हुआ 64 10 74, 5 चौको 20, 7 5 35, 36 37, 370 मीटर। यानी कि प्रतियोगिता द्वारा 10वीं आलू को लाने में 10वीं आलू तक चली गई दूरी, 10वीं आलू तक लाने में बॉक्स को और बाल्टी में रखने में चली गई जो दूरी होगी वो आपका 370 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार आप इसे आसानी से, बहुत ही आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। प्रतियोगिता द्वारा आलू के लिए प्रतियोगिता द्वारा चली गई जो पहले दूरी होगी वो यहाँ से 5 मीटर जाएगी, और यहाँ से 5 मीटर जाएगी, और 5 मीटर आने में, यानी कि 10 मीटर की दूरी तय करेगी एक आलू लाने में। दूसरी आलू लाने में 5 3 8 8 16 मीटर की दूरी तय करेगी। तीसरी आलू लाने में 5 3 8 3 11 दूना 22 मीटर की दूरी तय करेगी, 11 मीटर जाने में, 11 मीटर आने में। चौथी द्वारा आपका 14 मीटर जाने में, 14 मीटर आलू को लाने में, और बॉक्स को रखने में उसको 28 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार उसको 10वीं आलू तक लाना है, यानी कि नंबर ऑफ पद उसे कितना चलना पड़ेगा, कितनी बार, 10 बार चलना पड़ेगा, यानी कि 10 पदों तक हम इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। श्रेणी हमने बनाया 10 16 22 28, यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस सबका सेम है, और इस 10 पदों तक जाएगा। प्रथम पद 10 सर्वांतर 6, और यहाँ से हो जाएगा, और नंबर ऑफ पद इसमें कितने हैं 10 दिए गए हैं, तो हम इसका अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम पद आप नहीं भी ज्ञात करेंगे तो हम दूसरे वाले सूत्र से जो आपका n/2 + 2a + n-1 इंटू डी है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, अंतिम पद निकाल लिया, और अंतिम पद निकालने के बाद हमने इसको इसमें मान को पुट कर दिया n/2 + a + l में, और उसके बाद से हमें इसका आंसर मिल गया 370 मीटर, ठीक है ना। तो आपको जो क्वेश्चंस में पूछा गया था कि इस प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो वो आपका 370 मीटर दौड़ने पड़ेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो 185 मीटर जाने में, 185 मीटर आने में, ठीक है ना। इस प्रकार इस अध्याय के सभी प्रश्नावली बहुत ही आसानी से खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली पुरुष प्रश्नावली का सार होता है, उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो विविध प्रश्नावली को छोड़ना नहीं है, उससे भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे वो अगले प्रश्नावली में अगले वीडियो के साथ।